हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को आगे देखना था, ग्रुप्स में स्टडी हम लोग कर रहे थे, उसमें आगे देखना था हम लोग को एसेट आज। ठीक है, तो ग्रुप रिलेटेड टू बैलेंस शीट कल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रांच एंड डिवीजन में क्या आता है। कंपनी का कोई ब्रांचेज हो, उसका जब लेजर बनाएंगे तो ब्रांच एंड डिवीजन। कैपिटल अकाउंट, जब भी हम कैपिटल का या फिर सपोज ड्राइंग का लेजर बनाएंगे तो उसको अंडर ग्रुप किस में रखेंगे, कैपिटल के। नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज में ऐसी लायबिलिटीज जो हमें साल भर के अंदर अंदर चुका देनी है। करेंट लायबिलिटीज में भी 3 सब ग्रुप हम लोग ने स्टडी किया था। एक था ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जब भी कोई टैक्स का लेजर बनाएंगे तो अंडर क्या रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेक्स्ट था प्रोविजन, है ना, तो कोई भी प्रोविजंस बना रहे हो तो उसका भी अंडर क्या रखने वाले हैं, प्रोविजंस अकाउंट। और प्रोविजन में है तो ऑलरेडी वो किसके नीचे है, करंट लायबिलिटी के नीचे। नेक्स्ट फिर हम लोग ने पढ़ा था क्या उसमें, सन्ड्री क्रेडिटर। सो सन्ड्री क्रेडिटर इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी, बट जब भी हम किसी पार्टी से सामान उधार खरीदेंगे तो उस पार्टी का नाम किस में बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में। लोन, हालांकि मैंने बताया था लोन एंड लायबिलिटी का ग्रुप तो यूज होने वाला नहीं है, इसके अंदर जो 3 सब ग्रुप हैं हम उसका यूज करेंगे। इसके अंदर 3 सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बैंक ओडी या बैंक ओसीसी, है ना। तो वो अगर इस तरह का कोई भी ओडी लेते किसी भी बैंक से तो उसको बैंक ओडी में रखेंगे। 2 चीज एक्स्ट्रा उसमें पढ़ा था, एक पढ़ा था आपने क्या, क्रेडिट कार्ड अकाउंट। तो क्रेडिट कार्ड भी किस में आप डाल सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट में। अच्छा, बैंक जो सीसी लोन था, सीसी लोन के लिए थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं इस पे, वो चलता है कि जरूरी नहीं कि क्रेडिट आप इसको बैंक ओडी में डालो, आप इसको अलग से लोन अकाउंट में यानी कि सिक्योर्ड लोन में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट बात होती थी सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन आप लोगों को पढ़ा, जहां पे हम सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड लोन। तो बैंक जब भी लोन देती है वो कैसा लोन देती है, सिक्योर्ड लोन देती है, सिक्योरिटी बकायदा आपसे रखवाती है। और अगर हम रिलेटिव से लोन ले रहे हैं या बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं भी है, आधी अधूरी सिक्योरिटी है, तब पर भी लोन दे देते हैं। तो इसीलिए उन सबके लोन को भी हम लोग किस में रखते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में। नाउ सस्पेंस अकाउंट, कल को अगर आपको जरूरत पड़ेगी सस्पेंस के लेजर की, कि कोई खर्चा हुआ पता नहीं चल रहा है वो खर्चा कहाँ हुआ है, तो खर्चे का नाम नहीं क्लियर हो रहा, आप सस्पेंस में डाल दो उसे। ठीक है ना। तो ये सब तो हम लोग का क्लियर है। आज हम लोग को फोकस करना है किस पे, एसेट के ऊपर। एसेट में देखो कितने क्लासिफिकेशन है, 4। द फर्स्ट वन इज करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट एंड मिसलेनियस। तो चलिए वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस करंट एसेट। सो नाउ व्हाट इज करंट एसेट। एसेट मतलब होता क्या, एसेट मतलब प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू अर्न रेवेन्यू, जो हमें रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प कर रही है। नाउ दोज एसेट बाय विच वी अर्न प्रॉफिट और रेवेन्यू विद इन अ ईयर और विच वी कैन कन्वर्ट क्विकली इनटू कैश आर कॉल्ड करंट एसेट। क्लियर। ऐसी एसेट जिससे हम प्रॉफिट या इनकम विद इन अ ईयर कमा ले, या फिर कह लो ऐसी एसेट जो आपको 1 साल के अंदर अंदर इनकम देके चली जाए, यानी कि वो जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैश में, उसी को हम करंट एसेट कहते हैं। अब करंट एसेट में बिल रिसीवेबल भी आता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी आता है, एडवांस सैलरी भी आती है। बात समझिए, ये सब आता है करंट एसेट में। लेकिन यहाँ पे देखो बिल रिसीवेबल के आगे तो कुछ नहीं, ये तो बनाओगे अंडर करंट एसेट। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस सैलरी को मैंने क्रॉस लगा दिया, मत बनाना। क्यों, क्योंकि इसके लिए अलग से ग्रुप इन्होंने अलॉट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रीपेड एक्सपेंस के अंडर करंट एसेट डाल दोगे तो एज पर अकाउंटिंग तुम गलत नहीं हो, बट एज पर टैली गलत हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अलग से ग्रुप बनाया है। चलिए देखते हैं कौन सा ग्रुप बनाया है। सबसे पहले तो करंट एसेट में इन्होंने अलग से ग्रुप बना के रखा है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या होगा कि हम जो भी हमारी कंपनी का, कंपनीज बैंक अकाउंट जहां मेंटेन होगा, मान लो हमारी कंपनी का बैंक कहां पे मेंटेन है, बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक का अंडर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। करंट एसेट कि बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। लाइक एसबीआई करंट अकाउंट, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिसमें भी कंपनी का खाता होगा उसको अंडर बैंक में रखना, क्योंकि वो हमारी एसेट होती है। कौन सी एसेट, करंट एसेट, वो तो अपने आप में कैश है। कैश इन एंड, ओनली कैश एंड पेटी कैश लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। कौन सा लेजर इसके अंदर आता है, कैश और पेटी कैश। क्लियर है। उसमें कैश पहले से बना होता है, टैली में बाय डिफॉल्ट कैश का लेजर बना होता है, और आपने उसका देखा भी होगा, उसका अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है। आपको बस जरूरत पड़ेगी किसको बनाने की, पेटी कैश। नाउ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के बारे में डिस्कस करें तो ये क्या है,
एसेट है ये भी, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं हो रही, ध्यान रहे, यहाँ डिपॉजिट हो रही है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की। तो जब भी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का लेजर्स बनाएंगे तो उसको हम लोग डिपॉजिट में रखेंगे, क्योंकि कहीं भी अगर हम सिक्योरिटी देते हैं तो हमारी एसेट होती है। जैसे आप कहीं शॉप ले रहे हो तो वहां सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी देके वो दुकान लिया है, तो अगर कल को दुकान छोड़ते हो तो 1 लाख रुपए तुम्हें क्या होता है, वापस होता है। सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल। तो ज्यादातर सिक्योरिटी रिफंडेबल ही होता है। नॉन रिफंडेबल में कैसे होता है कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी दिया और आप मेरे दुकान लिए हो रेंट अपना किराए पे, तो उसमें कहा जाता है कि जब आपको छोड़ना होगा तो किराया मत देना, वो 1 लाख रुपए किराए में एडजस्ट करा लेना, लाइक दैट। तो उस केस में तो नहीं, उस केस में नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो डिपॉजिट सिक्योरिटी किस तरह से दिखाएंगे, एज एन एसेट। एग्जाम्पल, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर न्यू शॉप, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यहाँ देखिए लोन एंड एडवांस दिया है। अगर हम इस बार लोन ले नहीं रहे हैं सर, इस बार लोन किसी को दे रहे हैं या एडवांस किसी को दे रहे हैं। एडवांसेस तो हर जगह देखने को मिलता है। इफ अ कंपनी प्रोवाइड अ लोन और एडवांस फैसिलिटी टू देयर एम्प्लॉइज, ज्यादातर एम्प्लॉइज को ये सब फैसिलिटीज देते हैं, और अदर पार्टी कभी कभी दूसरी पार्टी को भी एडवांस दे देते हैं। जिससे सामान खरीदना है हमने उसको क्या दे रखा है, एडवांस। तो जब भी एडवांस सैलरी हो, एडवांस रेंट हो, लोन टू पी प्रकाश, मान लो ये एम्प्लॉई है हमारा, तो ये सबको किस में अंडर में रखोगे, लोन एंड एडवांस में। क्योंकि हम जिसको भी लोन दे रहे हैं, एम्प्लॉय को लोन जो दिया जाता है वो साल भर के अंदर वसूल लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इसको करंट एसेट में रखा गया। नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड। नाउ व्हाट इज स्टॉक इन हैंड? आप सभी को पता है, दुकान में जो सारा सामान रखा है बेचने के लिए उसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। लेकिन स्टॉक शब्द का प्रयोग कब करते हैं, एक साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक के लिए और एक साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लियर? तो क्या होता है, स्टॉक इन हैंड का जो इन्होंने एक ग्रुप बना के दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेजर बनाने के लिए दिया है। कल को कभी अगर आपको ओपनिंग स्टॉक का लेजर बनाना पड़ेगा, मान लो पिछले साल से स्टॉक उठ के आ रही है इस साल 1 अप्रैल को, साल के अंत में तो एक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। 31 मार्च को जो दुकान में सामान बिकने से रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगली 1 तारीख को क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो हमें लेजर किसका बनाना पड़ सकता है, ओपनिंग स्टॉक का। और इसको किस में रखेंगे, स्टॉक इन। वी नेवर क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक लेजर। क्यों नहीं, ओपनिंग स्टॉक आपने बना ही लिया है, परचेज करोगे ऐड होगा, सेल करोगे लेस होगा, बचेगा जो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, तो बैलेंस अपने आप जाता है। सो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर आपको नहीं बनाना टैली के अंदर। नाउ सन्ड्री डेटर, सबको पता है हम बात कर रहे हैं अपने उन कस्टमर्स की जो कस्टमर हमसे कैसे लेके जा रहे हैं सामान उधार। तो हमारे डेटर है ना, हमको पैसा देंगे, रवि, मोहन, सोन, लाइक दैट। क्लियर? तो ये टोटल 6 ग्रुप हुए हैं। तो कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर है, बैंक है, कैश है, डिपॉजिट्स है, लोन एंड एडवांस है, स्टॉक है एंड सन्ड्री डेटर है। क्लियर? फिक्स्ड एसेट, ये इतना फेवरेट है सबका, सबको एकदम दिमाग में सेट हो जाता है, क्यों, आराम से। तो दो एसेट बाय विच वी अर्न रेवेन्यू मोर देन अ ईयर, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाओगे, फर्नीचर फिक्सचर्स, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल, है ना। तो इन सब का जब लेजर बनाओगे तो अंडर किस में रखोगे, बिल्कुल सही, फिक्स्ड एसेट में। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? तो इन्वेस्टमेंट क्या मतलब हो गया, क्या हम लोगों ने अपना कुछ पैसा, देखो भाई आपको बताया था कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं खा जाती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या कर लेती है, रिजर्व। तो जो रिजर्व करेगी, सपोज इस साल हमारी कंपनी को प्रॉफिट 10 लाख हुआ, हमने उसका 10% 1 लाख किनारे रिजर्व निकाल दिया, सही है। तो रिजर्व जो 1 लाख हम निकाल के रखेंगे वो काउंटर, वो किस में रखेंगे, तिजोरी में। उस 1 लाख रुपए को हम क्या करते हैं, यहां देखो ठीक सामने है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो जो 1 लाख रुपए जो हम रिजर्व किए हैं, आप लोग भी, आप लोग के पेरेंट्स लोग जो पैसा रिजर्व करते हो, क्या गुल्लक में रखे रहते हैं, नहीं रखते हैं ना। बैंक में कहीं अच्छी जगह के ऐसे, या शेयर में कहीं लगा देते हैं, एसआईपी में, ताकि वो भी क्या होता रहे, उसके अंदर भी ग्रोथ हो। तो कहीं अगर हम लोग ग्रोथ के पर्पज से, किस पर्पज से, ग्रोथ के पर्पज से अगर हमने अपनी सेविंग्स को कहीं लगा रखा है, उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
और मैंने क्लियरली बोला इन्वेस्टमेंट कंपनी करती कौन सा पैसा है, जो रिजर्व का पैसा होता है ना, वही क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। क्लियर। सो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर देना, शेयर में कर देना, बैंक में एफडी कर देना, रिकरिंग डिपॉजिट कर देना, ये सब इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। क्लियर। नाउ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है सर, बाकी तो समझ में आ गया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को समझने के लिए आपको समझना होगा ये एक्सपेंडिचर्स के बारे में। अकाउंटिंग में हम लोग स्टडी करते हैं कि एक्सपेंडिचर दो तीन तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ राजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? सुप्रिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? आप बताओ सौम्या, तान्या। बिल्कुल सही। कोई भी खर्चा अगर तुमने किया, अगर आपने कोई भी खर्चा किया, उसका फायदा आपको मोर देन अ ईयर मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ज्यादातर ऐसे खर्चे नॉन रिकरिंग नेचर के होते। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये समझ लो ना सर, जो आप ये खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, तो फिक्स्ड एसेट जो खरीदोगे वो कई सालों तक रहेगी तुम्हारे साथ, तुम्हें हेल्प करेगी कई सालों तक प्रॉफिट कमाने में। तो फिक्स्ड एसेट पे होने वाला सारा खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, जिसका फायदा तुम्हें साल भर के अंदर अंदर मिल जाए। लाइक किसकी बात कर रहे हैं, करंट एसेट की बात, स्टॉक है, खरीदते हो बेच के तुरंत हम इनकम कमा लेते हैं उससे, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो तुम्हें। हाँ, और ये ऐसे खर्चे बार बार होते, बार बार गुड्स खरीदोगे बार बार, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं करते। क्लियर। मतलब नेक्स्ट है, रिकरिंग नेचर के ये नहीं होते, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। सवाल उठता है सर डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? देखो अभी आपने पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका फायदा साल भर के अंदर मिल जाता है, सेम ईयर में मिल जाता है जिस साल हम खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल खर्च किया, इसका फायदा कई सालों तक मिलेगा। ना व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू, है तो ये रेवेन्यू, बट कभी हम जब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दे कि उसका फायदा एक साल नहीं, उसका भी फायदा कई सालों तक मिलने लगे, तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू का बेनिफिट तो सेम ईयर में मिलता है, बट अगर आपने कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, इस तरीके से किया कि उसका भी फायदा कई सालों तक मिलने लगे, तो ऐसे रेवेन्यू को फिर हम डेफर करना पड़ता है। डेफर मतलब बांट देना पड़ता है। ठीक है। जैसे मान लो आपकी शॉप ओपन हो रही है, तो आपने इनॉग्रेशन कराया, तो इनॉग्रेशन एक्सपेंस हुआ, उद्घाटन का खर्चा। तो कोई इनॉग्रेशन करता है तो अच्छे से करता है ना सर, इनविटेशन कार्ड छपवाता है, पूरा पोस्टर बैनर अच्छे से पूरे शहर में लगवा देता है, ताकि लोग को पता चले हाँ भाई ये शॉप खुली है। फिर जब आप पहले दिन जाते हो, तो आपको मतलब टिकिया चाट फुल्की खिलाता है, मतलब मिठाई उठाई खिलाता है। तो ये सबका खर्चा नहीं आएगा क्या सर? आता है ना। कई लोग तो सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं फीता काटने के लिए, उनको ही पैसा देना पड़ता है। तो वो सब क्या है सर, इनॉग्रेशन एक्सपेंस है ना। जैसे गोरखपुर में जब ये जुप करके नहीं शूज का खुला था, कौन आया था इनॉग्रेशन करने, पता है? हम्म। नहीं पता है, पता नहीं कौन आया था, मतलब कोई अच्छा एक्टर आया था। एक्टर का मुझे चेहरा याद है, लेकिन उसका क्या चेहरा तुम्हें भी याद है? बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन अरे जो उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो बीमार रहता है, नहीं नहीं, जो बीमार रहता है फाइनली इसकी डेथ हो जाती है, वो नहीं रहता लास्ट में मुन्ना भाई एमबीबीएस पार्ट 1 सबने देखा है? जो उसमें एक वो नहीं रहता, एक जो बीमार रहता है और हॉस्पिटल में रहता है, कहता है, मैं तो कभी तंबाकू नहीं खाया, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। हाँ, मोहब्बतें में भी है मूवी में। तो वो फाइनली ना उसमें डेथ, वही है, बहुत अच्छा हीरो है। वो इधर ही साइड का है ना, कप्तानगंज साइड का है, इधर ही साइड का है कहीं। सॉरी, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इनॉग्रेशन पे उसको बुलाया, तो उसको पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा, जूप वाले ने दिया होगा, पेमेंट किया होगा। बिल्कुल।
अब देखो उसमें ना उस इस तरह के खर्चे को हम क्या करते हैं ना, उस तरह जो इनॉग्रेशन का खर्चा तुम, इसका फायदा पूरा इसी साल नहीं मिलने वाला है, उसका फायदा तुम्हें कई सालों तक मिलने वाला है ना। तो इसको कितने साल में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं, सॉल्व, तो कितने साल तक दिखाएंगे, तो इसको 5 साल, कितने साल, 5 साल। तो 5 साल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो मान लो तुमने करीबन कितना खर्च कर दिया, 1 लाख रुपए खर्च किया, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, हर साल तुम कितना खर्चा दिखाओगे, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, मतलब बांट दिया तुमने, डेफर कर दिया। बांटने का मतलब क्या होता है, डेफर करना, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है। क्या हुआ, या फिर वो क्या हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ। नाउ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में पहले सर्वे वर्वे कराते हो। जैसे मान लो तुमको अगर गोरखपुर में फैक्ट्री खोलनी है शूज की, तो तुम पहले सर्वे कराओगे ना सर, क्या सर्वे कराओगे, सर्वे करोगे कि यहाँ के भाई लोगों को कौन से शूज पसंद है, स्पोर्ट्स शूज ज्यादा पसंद करते हैं कि लेदर शूज ज्यादा पसंद करते हैं। तो सर्वे वर्वे कराओगे, पता करोगे फिर, और फिर इसमें हुआ कि अगर स्पोर्ट्स शू भी पसंद करते हैं तो कौन सा स्पोर्ट्स शू पसंद करते हैं, रेगुलर वियर कि रनिंग शूज पसंद करते हैं, किस तरह का। तो सपोज यहाँ पे क्या रेगुलर वियर पसंद करते हैं, तो उसी तरह का फिर हम प्रोडक्शन करेंगे ना, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो डिमांड तो देखना पड़ेगा ना सर, उसके लिए सर्वे कराना पड़ेगा, ये सबका खर्चा वर्चा होता है सर, सर्वे कराने का भी। टीम बनाओगे, हर जगह भेजोगे, उनको क्वेश्चन दोगे, सब पूछेंगे पब्लिक से, है ना, हर घर में 2-3 घर अंतर करके। तो वो सब जो सर्वे वर्वे कर रहे हो, उसका जो खर्चा आ रहा है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये खर्चे को भी हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट एटलीस्ट। एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं क्लियर है तो एटलीस्ट इन खर्चों को कितने साल में डिवाइड कर दो, 5 साल। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हर साल तुम एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च करते थे, 1 लाख, इस साल अचानक 5 लाख खर्च कर दिए। हैवी एडवर्टीजमेंट है सर, हर साल आप 1 लाख का बजट था, इस साल कहां से इतना ज्यादा खर्च कर दिए। इसका मतलब है इसका फायदा आपको कई सालों तक मिलने वाला है। और आजकल गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का 5 साल का इंश्योरेंस तुरंत सब करा देते हैं, 5 साल का प्रीमियम तुरंत चला जाता है, भले वो थर्ड पार्टी हो। लेकिन वो जो 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, एक इंश्योरेंस प्रीमियम से 1 साल कवर होता है, ये पता है ना सबको। यहाँ 5 साल का आज ही दे रहे हैं, तो क्या आज ही इसी साल हम पांचों का फायदा उठा लेंगे, नहीं। बात समझ में आई ना। तो उस खर्चे को हमें 5 सालों में बांट के दिखाना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। और एग्जैक्टली डेफर्ड रेवेन्यू, जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लो, एग्जांपल ये ले सकते हैं हम लोग कि सपोज हमने 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम का 20,000 दे दिया, कितने साल का, 5 साल का। तो डिवाइड करो, तो इस साल का खर्चा कितना दिखाओगे, 4,000 है खर्चा, जिसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी बचा कितना, 16,000। ये 16,000 कहाँ दिखाओगे, 16,000 अगले 4 सालों में खर्चा दिखाना है ना। तो इस 16,000 को तुम दिखाने वाले हो किसमें, एक्सपेंडिचर, एसेट की तरह उसे ट्रीट करेंगे। उसको अगले साल ले जाना है ना सर, अगले साल फिर 4,000 खर्चा दिखाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000 किस में पड़ा रह जाएगा, मिसलेनियस में। फिर अगले साल 4,000, फिर 8,000 यहाँ रह जाएगा, फिर अगले साल 4,000, फिर यहाँ 4,000 रह जाएगा। मतलब 5 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। तो ये मिसलेनियस वाला टॉपिक थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अकाउंटिंग जिसने पढ़ी है, जिसने डेफर्ड पढ़ा है, तो ये समझ लो डेफर्ड वाला सारा वैल्यू कहाँ जाता है, मिसलेनियस। क्लियर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन एक्सपेंस, प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक्सपेंसेस, preliminary expense, habit advertisement expenses, these are covered under the miscellaneous expenditure. Clear? इसमें कोई डाउट। तो ये सारा लेजर आपको क्या कर लेना, कंप्लीट करना है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड असाइनमेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज लेजर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज लेजर्स, कंप्लीट करने के बाद आपको अगला असाइनमेंट स्टार्ट करना है। दिस असाइनमेंट यू ऑल कैन डू, this is cover lasers creation and group practice. The first thing, आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी नेम इज न्यू एरा 25 डैश जो भी है, एंड अपने एड्रेस डाल देना है।
उत्तर प्रदेश ठीक है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, आपको यूज करना है 1 अप्रैल 2025। दिस इज, ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट्स? कोई डाउट है? नहीं। नाउ क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स। अब आपको ये लेजर्स बनाने है ना। अब ये जो लेजर्स आपको बनाने हैं, इसमें कहीं भी मैंने अंडर ग्रुप्स नहीं दिया, आपने भी पीछे प्रैक्टिस किया ही। ये सारे लेजर्स 28 ग्रुप को टच करते हैं, तो ये सारे लेजर्स बनाना है, समझ गए? तो थोड़ा सा छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे अभी क्लास में बैठे बैठे, है ना। तो मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप बताते जाना। सबसे पहले पेटी कैश, पेटी कैश का कैश इन हैंड होगा, गुड। नाउ एक्सिस बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाएगा। पीएनबी करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल सही। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, करंट एसेट, बिल रिसीवेबल करंट एसेट में आएगा। बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी, गुड। अमित, या तो दे दिया, जब किसी पार्टी का नाम है ना, तो मैंने यहाँ बता दिया वो क्रेडिटर है कि डेटर है। तो ये देखो बंदा क्या है, अमित क्रेडिटर है। सुधीर सर क्रेडिटर है। दुर्गेश सिंह डेटर। सोहित माथुर डेटर। सस्पेंस, सस्पेंस में जाएगा। वेजेस, मजदूरी। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने तक, आपको पता है मजदूरी किसको दे? फैक्ट्री के वर्कर को। तो मजदूरी कर रहा है भाई, वो मैन्युफैक्चरिंग कर में लगा हुआ है। तो कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरिज इनवर्ड, खरीदते समय खर्चा हो रहा है, और आपको बताया था खरीदते समय कोई खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेज, परचेज करते समय हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेजिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा ना, परचेजिंग एक्सपेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस, बेचते समय जो खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी, सैलरी ऑफिस के वर्कर को देते ना, ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग से नहीं लग रहा है, सीधे इनडायरेक्ट डालो। टेलीफोन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। जो थोड़ा सा भी कंफ्यूज करे, सीधे इनडायरेक्ट। टीडीएस, ये तो टैक्स है, तो इसका आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सही है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डाउट हो रहा है, डाल दो इनडायरेक्ट में। हाँ। अरे भाई प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी कहाँ यूज होती है? ऑफिस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोनस, हम एम्प्लॉयज को बोनस दे रहे हैं, बोनस होता है ना, कंपनी को अच्छी प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट में एक हिस्सा उन्हें दे दिया जाता है, लो बांट दे रहे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। एडवर्टीजमेंट, क्यों एडवर्टीजमेंट क्यों कराते हो? ताकि सामान बिके ना, तो बेचने से रिलेटेड खर्चा हुआ। तो अगर ये सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंप्यूटर्स, फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल सही। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, बिल्कुल सही, सिक्योर्ड लोन, है ना। एडवांस सैलरी, उसके लिए अलग से एक ग्रुप ही है, लोन एंड एडवांस। आपको जैसे मान लो एडवांस सैलरी का लेजर बना लो, नीचे अंडर ग्रुप नहीं क्लियर हो तो वहां पे एडवांस खुद ही टाइप कर दो, एडवांस वाले लेजर ग्रुप्स खुल जाएंगे। कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, गुड। जीएसटी, ड्यूटीज एंड एक्सेस। लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, अनसिक्योर्ड लोन। लोन फ्रॉम अंकल, देवरिया ब्रांच, ब्रांच एंड डिवीजन। मुंबई ब्रांच। ड्राइंग, कैपिटल। देखो सब पूरा जो 28 ग्रुप है सब एक्सरसाइज हो रहा है, सब घूम रहा है चारों तरफ, बस वहां तारे जमीन की तरह नहीं होना चाहिए, इधर उधर घूम रहा हो, है ना। अर्पित कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, गुड। प्रीपेड रेंट, वही जो यहां दिखाए थे, दोनों एक ही चीज है ना।
हमने प्रीपेड लिख दिया। प्रीपेड मतलब एडवांस ही होता है। आप लोग जो रिचार्ज नहीं कराते हो मोबाइल में, प्रीपेड, पहले पैसा दे देते हो, बाद में उसको यूज करते हो ना, वो भी एडवांस ही होता है। तो प्रीपेड रेंट भी किस में आएगा? लोन एंड एडवांस में। लिखना नहीं, छापना नहीं, आप लोग आराम से करना। पेन हटाओ पहले। हाँ, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी देना बाकी है, दिए नहीं है, देना है। तो किस में आएगा ये? करेंट लाइबिलिटी, हमें देना है, जल्द से जल्द देना है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस, करेंट लाइबिलिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट किस में जाएगा? डिपॉजिट नाम का ग्रुप ही होता है डिपॉजिट में। फी रिसीव्स, फीस मिल रहा है, तो ये इनकम हुआ ना। अब इनकम में ये डिसाइड करना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तुम लोग बताओ क्या है? डायरेक्ट है ना। फी रिसीव हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोफेशनल लोग फीस लेते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। सेल्स क्या है? सेल्स का अंडर डायरेक्ट इनकम मत डाल देना, है तो डायरेक्ट इनकम ही, लेकिन इसके लिए अलग से एक ग्रुप दिया हुआ है, सेल्स। परचेज, सबसे टफ यही दोनों है नहीं, सेल्स परचेज का ग्रुप आइडेंटिफाई करना। क्यों? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स टैक्स, कई तो डाल देते सेल्स अकाउंट और इसका भी अंडर। तो सेल्स टैक्स है सर, टैक्स का क्या होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। कमीशन रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम। बैड डेब्ट्स, डूब गया पैसा तो खर्चे में दिखाना पड़ेगा। अब दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और, तो कौन सा होगा? बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ बोला कीजिए, वॉइस यहां तक आए, कान तक, समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्या? बैड डेब्ट्स रिकवरी, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया। क्या बात है, राजन बहुत अच्छा कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट का अंडर। आप शांति दूत हो क्या? नहीं ना, तो बोला करो। इन्वेस्टमेंट का अंडर इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट शेयर्स, इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होता है, पहले समझ लो ये है क्या। आप सभी लोग जैसे जब कहीं काम करोगे, नौकरी करोगे, तो आपका पीएफ कटेगा सैलरी से। तो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, आप लोग की सैलरी से मैं पीएफ काटूंगा, और काटने के बाद वो पीएफ अपने जेब में नहीं रखते, वो पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करता हूं मैं। तो आपकी सैलरी से जो पीएफ काटा हूं वो मेरे लिए है क्या? बिल्कुल सही। तो जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, जो मैंने काट के रखा हुआ है, वो मेरे लिए है क्या? लायबिलिटी, मुझे उठा के देना है पीएफ डिपार्टमेंट में, अपने जेब में नहीं रखना है। सो इट्स अ करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। क्योंकि हर महीना काटेंगे, और पता है हर महीना पीएफ का जो पैसा काटता हूँ अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना होता है। कब तक? पीएफ डिपार्टमेंट में अगले 15, पढ़ेंगे हम लोग इसको भी, पीएफ है हम लोग के टैली के अंदर, पेरोल। इनॉग्रेशन एक्सपेंस, मिसलेनियस में डालिएगा इसको। प्रिलिमिनरी, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। सत्य प्रकाश, ये तो लिखा है डेटर है। एंड नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन में जाएगा बिल्कुल। प्रोविजन फॉर रेंट, जनरल रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड बहुत से लोग डाल देते हैं, स्टॉक इन हैंड में जाना चाहिए ना। तो अगर आप देखो कितने लेजर है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं 60, सही है। 60 लेजर है, और कंप्लीट करने के बाद तुमको लेजर दिखेंगे कितने? 62। दो लेजर पहले से बने होते हैं, समझ गए ना। तो ये लेजर आपको बनाना है, ये प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में बताएंगे, पहले इतना करना है, ठीक। हाँ, वो वाला पेंडिंग वाला पहले कंप्लीट कर लो पुराने वाले में, और फिर एक नई कंपनी, ये वाला जो पेंडिंग वाला है, ये सब जो बनाना है पहले ये बना लेना,
देन इसको नई कंपनी क्रिएट करके स्टार्ट करना। क्लियर? और हाँ, इसको मेरे को चेक भी करा देना, ये वाला, ये पुराना वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।